दैत्य दंभिकासुर का नाम सुनते ही लोग भय से कांपते उठते थे। वह न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि अत्यंत क्रूर भी। जवान और सुंदर स्त्रियों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाता, उनके साथ खेलता और जब उसका मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वह जिस भी राज्य में कदम रखता वहाँ हाहाकार मच जाता। अनेकों राजा व शूरवीर उसे हराने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कारण था देवताओं से प्राप्त उसका वरदान। दंभिकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल बल से नहीं, बुद्धि से ही मारा जा सकता है। जो कोई भी बल उसे मारने का प्रयास करता है वह स्वयं पत्थर का बन जाता है। दंभिकासुर की मृत्यु का रहस्य उसकी 7 गुत्थियों में 7 प्रश्नों में छिपा हुआ था, परंतु जो भी योद्धा उससे युद्ध करने जाता वह इस रहस्य से अनजान रहता। इसी कारण कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाता। हर तरफ उसका आतंक था। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ता गया और एक दिन उसने उज्जैनी नगरी की ओर रुख किया। उस समय उज्जैनी नगरी पर महान सम्राट राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे सिर्फ बलशाली ही नहीं बल्कि अद्वितीय बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के शास्त्र और युद्ध कौशल में महारत प्राप्त थी। उनकी न्यायप्रियता और पराक्रम के कारण पूरे आर्यावर्त में उनका सम्मान था। जब विक्रमादित्य को दंभिकासुर के उज्जैन की ओर बढ़ने की सूचना मिली तो उन्होंने मन ही मन में विचार किया, बल से इसे हराना असंभव है। मुझे इसकी 7 गुत्थियों का रहस्य खोजना होगा। उज्जैन के साहूकार और उसके 2 बेटे। उन्हीं दिनों उज्जैन में से एक प्रसिद्ध धनंजय साहूकार रहता था। उसके 2 पुत्र थे, राम बड़ा पुत्र तो लखन छोटा पुत्र। राम का विवाह हो चुका था लेकिन लखन अभी कुंवारा था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो दोनों भाइयों ने व्यापार संभाला। हर शाम जब दोनों भाई घर लौटते तो राम की पत्नी दरवाजे पर खड़ी रहती और पानी लोटा लेकर आती। वह दाएं हाथ से अपने पति को और बाएं हाथ से लखन को पानी देती। एक दिन लखन को यह ख्याल आया, भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से पानी देती है, अगर मुझे सीधे हाथ से दिया हुआ पानी चाहिए तो क्या होगा। उसने इस बात की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शाम को वह जब लौटे तो लखन राम की जगह पर खड़ा हो गया ताकि उसे भाभी के दाएं हाथ से पानी मिले, लेकिन भाभी ने अपने हाथों को क्रॉस कर लिया। दाएं हाथ से राम को और बाएं हाथ से लखन को पानी दिया। यह देख लखन से रहा नहीं गया। उसने प्रश्न किया, भाभी मैंने स्थान बदला ताकि आप मुझे सीधे हाथ से पानी दे, लेकिन आपने हाथ बदलकर फिर भी बाएं हाथ से ही पानी दे दिया, ऐसा क्यों। भाभी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी चाहिए तो तुम्हें अपने लिए सीधे हाथ से पानी देने वाली ढूंढनी होगी। भाभी की यह बात लखन के हृदय में चुभ गई। उसने उसी समय निर्णय लिया, अब मैं तभी लौटूंगा जब मुझे मेरे योग्य जीवन संगनी मिल जाए। राम ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन लखन नहीं माना। वह अपना घर परिवार छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। गोरखपुर का राजा चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रकला चलते चलते गोरखपुर नगरी पहुंचा। वहां का राजा चंद्रसेन एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था। उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर भी राजा हमेशा दुखी रहता। दुख का कारण थी उसकी एकमात्र पुत्री चंद्रकला। राजकुमारी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी, लेकिन वह एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त थी। वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने देश विदेश से वैद्य, हकीम और तांत्रिक बुलवाए, लेकिन फिर भी उसे ठीक न किया जा सका। अब क्या होगा? क्या लखन को अपने योग्य जीवन संगनी मिलेगी? क्या राजा विक्रमादित्य दंभिकासुर को हराने का उपाय खोज पाएंगे? क्या राजकुमारी चंद्रकला की बीमारी का कोई रहस्य उजागर होगा? राजा को हमेशा यही दुख सताता था कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्य, हकीम, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि हर तरफ राजकुमारी की चर्चा हो रही थी। राज्य का हर व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी के बारे में
बात कर रहा था। जब लखन ने एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा तो व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक की सारा किस्सा लखन को बता दिया। सारी बातें सुनकर लखन कुछ देर विचार करता रहा, फिर कुछ सोचकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। असल में एक जिंदा सांप राजकुमारी के पेट में रहता था। सांप ने राजकुमारी को अपने वश में कर लिया था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाल रखा है। वह अनजाने में पूरी तरह से उस सांप के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट लंबा सांप रहता है। सभी यही समझते थे कि पता नहीं राजकुमारी कौन सी बीमारी लग गई है जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए थे। जब लखन राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक कोने में खड़े होकर लखन चुपचाप यह सब कुछ देख रहा था। जब शाम का समय हुआ तो धीरे धीरे सभी हकीम और वैद्य वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। मंत्री लखन को लेकर राजा के पास गया और लखन का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। बेचारा राजा हर तरफ से निराश हो चुका था। उसने अनमने ढंग से लखन की ओर देखा और दुखी मन से पूछा, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे? लखन ने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे एक रात आपकी बेटी के साथ ठहरने की इजाज़त दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा।